नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा डे नाइट स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का वीडियो नंबर 2 जो 2 नंबर आपके पास वीडियो पहुंच रहा होगा, इसमें हम लोग वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्न और उन पे जिस तरीके से प्रश्न और कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इस आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ या फिर आपके सामने जो आएगा इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको सिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रश्न या उनका कॉन्सेप्ट बनता है। पहली बात तो ये आप ध्यान दीजिए ज़रा, जैसे कहीं आपसे कोई पूछ ले कि चीनी का मूल्य क्या है, चीनी का मूल्य या कोई किसी भी चीज़ का मूल्य, तो आप कहोगे भाई 40 रुपये प्रति केजी। आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि काम की चीज़ यहीं से स्टार्ट होगी। 40 रुपये प्रति केजी, इसका मतलब क्या है? आप देख रहे होंगे कि रुपया जो है वो तो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, और मात्रा कहाँ रहती है भाई, नीचे रहती है। आप इस चीज़ को देखिए ज़रा, समझिए फिर से। रुपया हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगी, मात्रा। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं और समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को। मैं कह दूँ चावल का या फिर किसी भी चीज़ का रेट क्या है, तो आप कह दोगे कि 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू या किसी चीज़ का जो सीपी या एसपी कुछ भी पता करना हो, तो आप देखिए ज़रा कि रुपया तो हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगी, मात्रा। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि 5,000 क्विंटल प्रति रुपया। आप ऐसा थोड़ी नहीं कहोगे, 5,000 क्विंटल प्रति रुपया नहीं बोलोगे। जब रेट होगा तो रेट क्या होगा, 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। या फिर किसी और चीज़ की बात कर ली जाए, या फिर मैं कह दूं कि 1,000 ईंट या 1,000 रुपये में कह दूं, ऐसे 500 रुपये प्रति केजी। 500 रुपये प्रति केजी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 केजी जो है वो 500 रुपये का है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हमेशा क्या रहेगा, रुपया रहेगा, मूल्य रहेगा, और नीचे क्या रहेगी, मात्रा। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरीके से हम लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो बिना किसी देर लगाए पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। प्रश्न ये बोला गया है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। इस चीज़ को समझिए ज़रा। आप जो क्रय मूल्य होगा, पहले मैं बेसिक समझाता हूँ। देखो, इस प्रश्न को करने के 2-3 तरीके हैं, 2 से ज़्यादा 2 या 3 तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट जो 2 मेथड हो सकते हैं वो आपको बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट यूज करेंगे। तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस की बात करूँ। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं तो 1 रुपये में 2 मतलब 1 रुपया, यहाँ पर देखिए जरा, 1 रुपये में 2 नींबू। इसका मतलब ये है कि रुपया ऊपर और नीचे मात्रा हमने पहले ही सीख रखा है। 1 रुपये में 2 नींबू को हमने, इस चीज़ को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 1 रुपये में 2 नींबू में 2 वस्तु। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया 1/2 करोगे कि 2/1, तो आप समझ पाओगे कि रुपया ऊपर रहेगा, मतलब 1/2 हम लिखेंगे। सीपी कितना हो गया, 1/2 रुपया, मतलब 0.50। फिर उसने बोला है आगे कि 1 रुपये में 2 के दर से खरीद लिया जाता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया जाता है। अब फिर से देखिए, बेचने की बात करेगा, सेलिंग प्राइस की बात करेगा। 3 रुपये में 5, 3 रुपये में 5। इसका मतलब एसपी क्या लिखोगे, 3/5 कि 5/3? तो आप यही कहोगे कि रुपया ऊपर रहेगा, मतलब 3/5, 3/5। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 0.60 आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट जो शुरुआत हमने बेसिक से स्टार्ट किया है उसको आप समझ पा रहे होंगे कि रुपया हमेशा ऊपर और नीचे मात्रा, ये बहुत काम की चीज़ है, हमेशा यूज होगा इस चीज़ का। तो हमने क्या कह दिया, 1/2 को 0.50 मतलब 50 पैसे और 60 पैसे। मतलब ये हुआ कि आपने 50 पैसे में खरीदा कोई आर्टिकल या कोई चीज़ और 60 पैसे में बेच दिया, तो कितने पैसे का लाभ हुआ भाई, 10 पैसे का। 10 पैसे का लाभ हुआ। और लाभ परसेंट आपको पता करना अगर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। आप जानते हो, पहले वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से सिखा रखा है। तो लाभ हो गया 0.10 का, और सीपी जो है वो आप देख रहे होंगे 0.50 है। इंटू 100 कीजिए तो पॉइंट से 0.00 जो 2 अंक है, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा होगा। ये तो बात हो गई पूरी कॉन्सेप्ट की। ये जो मैंने आपको सिखाया है ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, जबकि एग्जाम में इतना टाइम है, इतना आपको अच्छी तरीके से या फिर इम्प्रेस नहीं करना होता है, वहाँ पर टिक लगा के आगे चलना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट जो हो सकता है वो समझिएगा। लॉन्ग कट तो मेथड आपको समझा दिया मैंने, ये कॉन्सेप्ट था। शॉर्टकट की जब भी बात की जाएगी तो ध्यान रखना
कि प्रश्न में बोला गया है कि 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 के हिसाब से, तो यहाँ लिखिए रुपया और यहाँ लिखिए मात्रा। 1 रुपए में 2 वस्तु खरीद ली गई और बोला गया है कि 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी गई। ध्यान रखिए, ये खरीदा है और यहाँ बेचा है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने है। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक बार खरीदा गया और दूसरी बार बेच दिया गया। ये ध्यान रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि टाइप थोड़ा सा वेरिएशन होगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या होने वाला है। यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि एक बार खरीदा है और दूसरी लाइन में बेच दिया है। जब भी पहले खरीदे और दूसरी बार बेच दे तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरे गुणा कर सकते हैं। गुणा कीजिए जरा, तो 5 को 1 से गुणा करोगे 5 और 3 को 2 से गुणा करोगे 6। अब ध्यान रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 और 5 क्या है। 6 और 5 क्या है, तो मैं ये कह दूं कि जो मेरे राइट हैंड दाएं तरफ आएगा वो तो होगा क्रय मूल्य यानी सीपी, और ये क्या होगा, ये एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आपने 5 रुपए में कोई चीज़ खरीदी और 6 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का। आप समझ रहे होगे इस चीज़ को कि 5 रुपए में खरीदा आपने और 6 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ परसेंट आपको निकालना है, तो आपको पता है कि लाभ 1 रुपए का हो गया, क्रय मूल्य 5, 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20%। तो पिछले वाले प्रश्न जो मैंने इस प्रश्न में दो तरीका यूज कर दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों का जो संगम मैंने बता दिया था। अब दूसरे प्रश्न में जो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है कि रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है। तो मैं शॉर्टकट सीधा रुपया मात्रा, 1 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदता है, यहाँ पे लिखता है खरीदता है। और बोला गया है कि 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है, 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि एक बार खरीदा और दूसरी बार बेच दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। आप सीधा सीधा वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 2 रुपया हो जाएगा, इधर 5 रुपये हो जाएगा। आपको पता है ये होता है सीपी और इधर होता है ये एसपी है। तो 5 रुपये में खरीदा और 2 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब सीधी सी बात है 3 रुपये की हानि हो गई। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि 3 रुपये कितनी हो गई, यहाँ पे हानि हो गई। 3 रुपये की हानि जब यहाँ पे हो गई तो हम कहेंगे हानि परसेंट कितना होगा, तो हानि की 3 रुपये की हो गई। क्रय मूल्य कितना हो गया 5, इंटू 100 करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कितना हो जाएगा 20 या 60, कितना हो जाएगा 60% की हानि हो गई इस प्रश्न में। तो आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को करने का तरीका क्या है। ये ध्यान रखिए, वज्र गुणा करने का जो तकनीक है, वज्र गुणा करने का जो तकनीक है वो वहीं पे अप्लाई करेंगे आप लोग जहाँ पर एक बार में खरीदा गया है और दूसरी बार में बेच दिया गया है। अगर ऐसा कुछ कारनामा किया जा रहा है तो आप सीधा कर सकते हैं कि वज्र गुणा करके राइट हैंड की तरफ सीपी और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एसपी आएगा। जितने रुपए में आपने खरीदा वो भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कितने में बेचा ये भी दिया गया होगा, कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई है ये भी आपको पता है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वो ये है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। आप समझिए इस चीज़ को, थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया गया, यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है। p रुपए प्रति दर्जन, p रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या है समझिए जरा। p रुपए प्रति दर्जन, मैं इस चीज़ को लैंग्वेज को थोड़ा सिखा देता हूँ पहले, आप समझिए जरा। इसका मतलब रुपया ऊपर नीचे मात्रा, आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि ऊपर रुपया और नीचे मात्रा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो 12 है, क्योंकि दर्जन में 12 वस्तु होती है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जरा, यहाँ पर रुपया इधर मात्रा। तो p रुपए में 12 वस्तु खरीदी जाती है, ये खरीदी हमने, बताइए जरा, p रुपए में 12 वस्तुएं हमने खरीद ली। और बोला गया है कि p/8 रुपए में, आप स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, देखिए जरा, p/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। p/8 रुपए प्रति वस्तु, p/8 का मतलब समझिए जरा क्या है, ऊपर रुपया नीचे मात्रा,
आप समझिए इस चीज़ को तो बहुत अच्छी तरीके से आपने मेंशन कर रखा और समझ रखा हमने कि ऊपर रुपया नीचे मात्रा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P रुपए में 8 वस्तुएं ये बेच देता है। P रुपए में 8 वस्तुएं ये बेच देता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट पहले वाला बन गया ना, प्रश्न पहले वाला बन गया कि P रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और P रुपए में 8 वस्तुएं बेच देता है। तो एक बार खरीदा है, दूसरी बार बेच दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट पहला वज्र गुणन वाला यूज कर सकते हैं हम लोग। आप जब गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 12P और ये हो जाएगा 8P। आप समझ रहे होंगे ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपने 8 रुपए में 8 ही मानिए इसको, क्योंकि P तो दोनों तरफ है, कैंसिल भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि 4P रुपए का लाभ हो गया है, 4P रुपए का लाभ हो गया है। अच्छा, लाभ परसेंट अगर पूछे कोई आपसे तो आप क्या कहेंगे? 4P बटा लाभ बटा क्रय मूल्य 8P इंटू 100 करना है तो कर लीजिए। P से P कैंसिल हो गया 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 50% प्रॉफिट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से लैंग्वेज पर आधारित है। ये लैंग्वेज पे कैसे आधारित है? अब तक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन जो से सॉल्व कर लिया है, तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं चाहता तो इस प्रश्न को पहले सॉल्व कर सकता था, बट पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर मैं 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा, बोला ये गया है एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए में खरीदे, X अमरूद Y रुपए में खरीदे। तो Y रुपए में, तो Y रुपए में खरीदी X अमरूद, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खरीदने की बात कही गई तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खरीदे। और फिर बोला गया है, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि X रुपए में Y अमरूद बेच दिए। आपके सामने नजर आ रहा होगा कि X रुपए में या फिर Y अमरूद X रुपए में बेच दिए। यहां पर ध्यान रखिए एक चीज और, कि कभी वो आगे रुपया नीचे पीछे मात्रा दे सकता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि पहले मुझे रुपया रखना है और इधर मात्रा रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले X दिया हुआ है फिर बाद में Y दिया हुआ है, तो हमने रुपए को इधर रख दिया हमने। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं, क्योंकि खरीदने और बेचने का एक साथ कॉन्सेप्ट है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं CP, राइट हैंड साइड की तरफ CP होगा और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ SP होगा। अब यहाँ से और लैंग्वेज को समझिए कि क्या कहने का उसका मतलब है। अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि 3 बड़ा है 2 से, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 और इसका स्क्वायर करूंगा 4, 9 बड़ा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या अगर बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी दूसरे से बड़ा ही होगा हमेशा। इसका मतलब मैं ये सीधा सीधा कह सकता हूं कि अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y, देन ये भी कंफर्म है कि एक्स स्क्वायर जो बड़ा होगा y स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ बड़ी है, ये बड़ा है और ये छोटा है। एक्स स्क्वायर बड़ा है और वाई स्क्वायर छोटा है, क्योंकि आप देखिए जरा इस प्रश्न में लिखा हुआ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो मुझे बताइए कि छोटे से बड़े की तरफ अगर हम जाएं, तो बड़े की तरफ अगर जाएं तो क्या होगा? लाभ ही होगा। लाभ हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। अच्छा, लाभ परसेंट अगर निकालना हो तो लाभ क्या होगा? समझिए जरा, लाभ निकालेंगे तो क्या होगा? वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया लाभ, मैं परसेंट नहीं लाभ निकाल देता हूँ। और क्रय मूल्य कितना भाई? तो पता चलेगा वाई स्क्वायर। अच्छा, लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर इंटू 100 कर दो, या फिर आप सीधा सीधा इसका परसेंट लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप परसेंट लगाओ तो इस प्रश्न का आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह थ्योरेटिकल वैल्यू देकर के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो हम यही कहेंगे कि अगर बड़ा है तो सीधी सी बात है लाभ होगा, और लाभ परसेंट की हमने यहाँ पे वैल्यू पता की है। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगले टाइप की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा जो पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा उससे स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। अब तक क्या करते आए आप लोग कि पहले खरीदा जाता था, उसके बाद बेचा जाता था। आप फिर से सुनिए जरा, एक बार खरीदा जाता था, दूसरी बार आप वस्तुओं को बेच देते थे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपने सीधा शॉर्टकट ये यूज किया था कि एक बार खरीदता और दूसरी बार बेचता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके दाहिनी तरफ CP और SP और फिर आप लोग लाभ अथवा हानि परसेंट की कैलकुलेशन कर लिया करते थे।
लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 2 बार खरीदा जाएगा और 1 बार बेचा जाएगा। अब फिर से समझिए जरा इस चीज़ को कि ऐसे प्रश्नों में 2 बार वस्तुएं खरीदी जाएंगी और 1 बार वस्तुएं बेची जाएंगी। 2 बार खरीदने का मतलब कि उतनी ही वस्तुएं दोनों बार खरीदी जाएंगी। जैसे आप अगर मेरी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कुछ वस्तुएं या कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से। तो वही वाली बात है, रुपया और इधर रही मात्रा। आप समझिए इस चीज़ को, धीरे धीरे मैं समझा देता हूँ कि क्या कहने का मतलब है। ये रुपया हो गया और ये मात्रा हो गया। आप पहले अच्छी तरीके से समझते रहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो बोला गया है कि 10 रुपए में 11 के भाव से, 10 रुपए में 11 के भाव से खरीद लिया, ये प्रश्न में गिवन था। अच्छा, उतनी ही वस्तुएं 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई, 10 रुपए में 9 के भाव से। अच्छा ध्यान रखिए, ये भी खरीदा है और ये भी खरीदा है। यहां पर थोड़ा अलग हो गया प्रश्न, आप देख रहे होंगे ये प्रश्न थोड़ा अलग हो गया, दोनों बार खरीदा गया है। अच्छा, क्लू जो है प्रश्न को सॉल्व करने का, वो और क्लू क्या है वो समझिए जरा। क्लू ये दिया हुआ है कि दोनों ही कंडीशन में, देखिए जरा, दोनों ही कंडीशन में क्या दे रखा है, वस्तुओं की संख्या समान है, वस्तुओं की संख्या समान है। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि ये चीज कैसे और क्या है, वस्तुओं की संख्या समान है। दोनों कंडीशन में वस्तुओं की संख्या समान है, इसका मतलब क्या, इस प्रश्न में दोनों कंडीशंस में वस्तुओं की संख्या समान है क्या? अगर इस चीज को समझो जरा, तो यहाँ पर तो 11 वस्तुएं और यहाँ पर 9 वस्तुएं, यहाँ पर 11 वस्तुएं और दूसरी कंडीशन में 9 वस्तुएं हैं। तो ऐसी तो कंडीशन हो नहीं सकती, क्योंकि क्लियर मेंशन किया गया है प्रश्न में कि दोनों ही कंडीशंस में वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अच्छा, बराबर कैसे करोगे वो देखिए जरा। अच्छा, ये दोनों खरीदा गया है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करेंगे यहाँ पर समझिए जरा। खरीदा को मिटा रहा हूँ, 11 को मैं 9 से गुणा कर दूं, 9 को मैं 11 से गुणा कर दूं, मतलब इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से गुणा कर दूं, इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से कर सकता हूं। आप समझिए इस चीज को, दोनों ही कंडीशन में दोनों वस्तुओं को मैंने बराबर करने की। आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में कि दोनों ही कंडीशन से मैंने क्या कर रखा है, वस्तुओं की संख्या को समान कर दिया है। आप देखिए अच्छी तरीके से कि मैंने 11 को 9 से गुणा करके, इसके कहने का मतलब ये है कि यहां पर ध्यान रखिए, ये भी खरीदा है और यहां पर भी खरीदा है। आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि देखिए जरा क्या क्या है। इस प्रश्न में वस्तुओं की संख्या समान नहीं थी, क्योंकि एक बार 11 वस्तुएं थी, दूसरी बार 9 वस्तुएं थी। तो 11 और 9 का एलसीएम भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को 9 से एलसीएम लेंगे तो 11 9 99, मतलब ये हुआ कि 99 बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 11 को किससे गुणा करना होगा, 9 से, या फिर 9 को किससे गुणा करना होगा, 11 से, या आप सीधा कर सकते हैं इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करें। अच्छा, ऐसा करते वक्त ये भी देखेंगे कि भाई 9 को 11 से गुणा, 9 से कर दिया यहाँ से गुणा, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, इधर 11 से किया तो इधर भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये तो हो गया 90, आप समझिए जरा, ये तो हो गया 90 और ये कितना हो गया 110। आप समझिए इस चीज को, एक पार्ट तो हो गया 90, दूसरा हो गया 110। तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपए में ये कितना हो गया, 98 ये हो गया और 98 ये हो गया। कितना हो गया, सॉरी 99, 99 और 99 ये और 99 ये, मतलब टोटल 198 आर्टिकल हो गया। ये भी खरीदा है। बताइए जरा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस प्रश्न को वापस रिपीट कर दूंगा, आप समझ लेंगे इस चीज को। मतलब हम कह सकते हैं कि 200 रुपए में 198 आर्टिकल को परचेज किया गया। समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला गया है, 2 बार खरीदा गया तो हमने इस चीज का वैल्यू निकाल लिया। अब बोला गया है कि सारी वस्तुओं को मिला करके 1 रुपए प्रति चॉकलेट के हिसाब से या 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 रुपए में 1 टॉफी, रुपए वही है, रुपए के नीचे रुपए और मात्रा के नीचे मात्रा, लेकिन यहां पर बेच दिया गया है। अब मुझे बताइए कि पहले वाले कॉन्सेप्ट को अगर भूल जाऊं तो इस लाइन को देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये पहले टाइप का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ खरीदा गया और ये बेचा गया। तो हमें तो पता है कि चीज कि जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए जरा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 200 रुपए में तो हमने क्या कर रखा है, ये सीपी हो जाएगा और 198 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि 200 रुपए में आपने खरीदा और 198 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपए की तो सीधी सीधी हानि हो गई। 2 रुपए की हानि हो गई तो हानि परसेंट अगर कोई पूछे तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे आप लोग, हानि हो जाएगा 2 रुपए की, कितने पर, 200 पर। आप देखेंगे इंटू 100 करना है तो कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1% क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया, वो भी हानि के साथ।
क्योंकि अब अच्छा एक बात बताऊं, अगर आप लोग ये कह दो कि 1%, तो 1% कहने से आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, 1% प्रॉफिट भी होगा और 1% लॉस के बारे में होगा। तो आपको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि वो 1 रुपया क्या है, 1% क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10 रुपये में, या फिर मैं मिटा करके पूरा वापस समझा देता हूँ फटाफट, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चीज़ को रिपीट करने में, मैं फास्ट थोड़ा समझाऊंगा, आप कोशिश करना समझने की। बोला ये गया था 5 नंबर क्वेश्चन की 10 रुपये में इधर रुपया इधर मात्रा। मैं छोटे से स्तर पर समझा देता हूँ। 10 रुपये में 11 और 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई उतनी ही चॉकलेट। उतनी ही चॉकलेट, तो यहाँ समस्या ये है कि चॉकलेट की संख्या या वस्तुओं की संख्या बराबर नहीं, हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9 गुणा 9 से किया तो इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से, इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से। आप समझ रहे होंगे ना इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए 3 रुपये में 5 है और 5 रुपये में अगर 7 है, तो आप इसको क्या करेंगे, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो इसको भी 7 से गुणा, और इसको अगर 5 से गुणा करेंगे तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में 35-35 बनाना होगा। एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 और 110 कितना हो गया, 200। 200 रुपये में 99 और 99 कितना हो गया, दोनों को मिलाया गया है, तो 198 आर्टिकल खरीदी गई, ये सीपीए खरीदी गई। फिर 1 रुपये में 1 की दर से बेच दिया गया। तो आप तो ये तो पहले भी जैसा प्रश्न हो गया, आप वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, 198 और 200 आप बोलेंगे सीपी हो गया। कितने रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पे 2 रुपए की हानि हो गई। और कितने पर, 200 पर, तो 2/200 करेंगे तो ऐसी कंडीशन में 1% लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा भी आपको बताया मैंने पहले वाले प्रश्न में कि कॉन्सेप्ट क्या है, 2 बार खरीदा जाएगा और 1 बार बेचा जाएगा। तो टाइम बिना लगाए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप देखिए जरा प्रश्न में क्या बोला गया है। बोला यह गया है कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 1 के हिसाब से, ध्यान दीजिए जरा, रुपए और मात्रा, 2 रुपए में 1 के हिसाब से, मतलब 2 रुपए में 1 के हिसाब से खरीदी, ये लीजिए खरीदी। और उसके बारे में ये बोला गया है कि उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 के भाव से, 1 रुपए में 2 के भाव से ये भी खरीदी। आप दोनों कंडीशन देख रहे होंगे कि दोनों में कंडीशन में परचेज किया है, खरीदा गया है। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ऐसी कंडीशन में हमें ये करना है कि दोनों ही वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। अच्छा एक बात और बता दूं कि आप या हमारे पास ऐसा कोई अथॉराइज्ड सिस्टम नहीं है कि हम लोग बराबर करें वस्तुओं को। प्रश्न में क्लियर मेंशन किया गया है कि दोनों वस्तुओं की जो संख्या है वो बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 से, 2 को 1 से गुणा कर दें, सिंपल सी बात है। 2 हो गया, 2 हो गया। अच्छा यहाँ 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से करना है तो यहाँ भी 1 से गुणा किया है। ऐसी कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि टोटल ये हो गया 4 और ये हो गया 1, मतलब 5 रुपए में हमने देखा कि 2 रुपया ये और 2 रुपया ये, 2 वस्तु ये और 2 वस्तु ये, मतलब कितनी हो गई, 4। ध्यान रखिए ये खरीदा है। आप समझ रहे होंगे इस चीज को। हमने 2 से क्यों गुणा किया, हमने 2 से इसलिए गुणा किया क्या, क्योंकि दोनों वस्तुओं की संख्या को बराबर करना था। तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा, इसको 1 से गुणा किया तो इसको भी 1 से गुणा किया है। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब प्रश्न में आगे जो लिखा वो देखिए जरा। प्रश्न में बोला गया है कि सभी नारंगियों को या सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया गया। 3 रुपए में 4 के हिसाब से, 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। अब मुझे बताइए कि ये तो पहले जैसा प्रश्न फिर बन गया, खरीदा और बेचा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां यूज कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि 12 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब ये सीपी हो गया और ये हो गया एसपी। आप देखिए कितने रुपए का नुकसान हो गया, 20 रुपए में आपने खरीदा और 12 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 8 रुपए का नुकसान हो गया। और कितने पर, 20 पर। तो आप हानि परसेंट ज्ञात करेंगे अगर, तो 8/20 हो जाएगा। और इंटू 100 अगर करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 40% की हानि इस प्रश्न में आ रहा होगा। इस प्रश्न को करने के 2-3 तरीके हैं। आप वस्तुओं की संख्या का एलसीएम भी निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली यही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी मेथड हो सकता है। आप लोग वस्तुओं की संख्या को बराबर कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगाइए और बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न का आंसर आपके सामने दिखाई देगा। तो प्रश्न नंबर 6 हो चुका है, समझ में आ रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अब देखिए जरा क्या बोला गया है। बोला यह गया है कि एक आदमी ने 40 रुपए में 3 की दर से, आप समझिए इस चीज को, 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। तो इधर रुपया इधर मात्रा, एग्जैक्टली ऐसा ही प्रश्न है। तो आपको ज़्यादा समझाना समझने की कोई टेंशन है नहीं। 40 रुपए में 3 की दर से, तो 40 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से, 60 रुपए में 5 की दर से।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है, प्रश्न में बोला कि उतने ही संतरे। तो अब क्या करें, 3 को 5 से गुणा कर दें और 5 को 3 से गुणा कर दें, क्योंकि वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई। अच्छा, 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से गुणा और इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से गुणा। बताइए कोई दिक्कत है तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो ये देखिए, ये हो गया 200 और ये हो गया 180, मतलब 380 रुपये में। अब बताइए 380 रुपये में यहाँ पर देखिए 15 और 15 कितना हो गया, 30 वस्तुएं खरीदी गई। 380 रुपये में 30 वस्तुएं खरीदी हैं। इसके बाद क्या कंडीशन है, इसके बाद बारे में बोला गया है कि उन सभी संतरों को 50 रुपये में 3 की दर से 50 रुपये में 3 की दर से हमने बेच दिया। तो आप मुझे बताइए कि खरीदा और बेचने का कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश की। तो कितना हो गया, तो हो गया 1500 और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1140। ये हो गया CP और ये क्या हो जाएगा SP। 1140 होगा, 3 से गुणा कीजिए, 8 3 24 3, तो ठीक है। तो अब देखिए जरा क्या है कि कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुई। तो लाभ की बजाय यहाँ पे हानि हो गया। कितने रुपए की हानि हुई, 60 रुपये, तो यहाँ पे हो गया 1200 और 360 रुपये की हानि हो गई। अगर हानि परसेंट कोई आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, 360 बटा 1140 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। हानि परसेंट अगर निकालेंगे तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, 360 बटा कितना हो जाएगा 1140 और इंटू 100 करेंगे। आप देखेंगे जरा यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशन करना। आप पूरा क्वेश्चन को कैलकुलेशन नहीं करना है, आप किस तरीके से करिए, क्योंकि आंसर जो है आप देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि निकटतम पूर्णांक में, वो पॉइंट में नहीं चाहता। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर 108 होता, यहाँ पर 108 होता तो ये 3 बार जाता, लेकिन 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 108 अगर होता तो यहाँ पे 3 होता। तो अगर 3 होता तो 33 सही 1/3% है, क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को कि अगर 3 होता, 108 होता तो हम बोलते 33 सही 1/3 है, लेकिन यहाँ पे 3 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली 33 से क्या होगा, कम होगा। और 33 से एग्जैक्टली कम जो ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा वो क्या है, 32% ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 32% की हानि है। फिर समझिए जरा, ऐसा नहीं करना पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर रहे हो 300 यहाँ पे 100 में 114 का गुणा कर रहे हो, या फिर किस तरीके से जैसे 3600 में 114 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। करना क्या है कि जनरली हमने ये माना कि 36, अगर यहाँ पे 108 होता तो 3 आता, लेकिन 108 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा नीचे होगा। अब 3 होता तो 33 से 1/3% होता, लेकिन 3 से ज़्यादा है तो 33 से कम जो है वो क्या एग्जैक्टली है, तो 31 32 भी है, 31 भी है, लेकिन हम 31 तो नहीं कर सकते, 34 भी नहीं कर सकते, ये 32% ही अप्रॉक्सीमेट, 31 से ही कुछ होगा, 31 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन उसको हम लोग 32% कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आई बात। कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको आंसर देना था। आगे चलते हैं। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। प्रश्न इंग्लिश में लिख रखा है, आप इस चीज़ को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखा देता हूँ, बता देता हूँ प्रश्न नंबर क्या है बोला गया है। पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, देखिए जरा क्या बोला गया है उसके बाद हिंदी बोल दूंगा। बोला गया है कि ए मैन बाइज सम ऑरेंजेज एट द रेट ऑफ 5 पर रुपीज, मतलब 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदता है आदमी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर रुपया और यहाँ मात्रा, 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेज एट 4 पर रुपीज, मतलब 4 रुपये में 1 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है। सेम 1 रुपये में 4 की दर से, क्योंकि 4 आर्टिकल को रुपीज 1 रुपीज में इसको परचेज करता है। ये भी खरीदा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 4 से, इसको गुणा करेंगे 5 से। बताइए जरा, प्रश्न में यही मेंशन किया गया है कि 1 रुपये में 5 की दर से खरीदा गया, उतनी ही संख्या में जो ऑरेंजेज है वो 1 रुपये में 4 की दर से। इसका मतलब हमने इधर भी गुणा किया 4 से तो 20 और 20, तो 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 और इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से। यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए। आप प्रश्न को फिर से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि कोई जो आदमी है वो 1 रुपये में 5 की दर से संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में जो संतरे हैं वो 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, तो हमने गुणा कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 20 और ये हो गया 20, मतलब हम कह सकते हैं कि 9 रुपये में 40 आर्टिकल खरीदी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जरा।
इस प्रश्न में यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए कि 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी गई, 40 ऑरेंजेस खरीदे गए। ही सॉल्ड ऑल ऑफ देम एट 9 आर्टिकल पर 2 रुपीज, मतलब 2 रुपए में 9 के हिसाब से इसने बेच दिया। ही सॉल्ड ऑल ऑफ देम 9 आर्टिकल पर 2 रुपीज, मतलब 2 रुपए में उसने बेच दिया। अब मुझे बताइए खरीदा और बेचा है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा 80 रुपये और यहाँ कितना हो जाएगा 81। आप मुझे बताइए ये हो जाएगा CP और ये क्या हो जाएगा SP। बताइए यहाँ तक कोई समस्या परेशानी? तो यहाँ तक तो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस यहाँ बोला गया है। हमारे हिसाब से कितने का लाभ हो गया भाई, कितने की हानि हुई? 1 रुपये की हानि हो गई। और प्रश्न में बोला गया है कि ड्यूरिंग दिस होल ट्रांजेक्शन ही गेट लॉस ऑफ 30 रुपीज, मतलब हमारे हिसाब से 1 रुपये का नुकसान होता है। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 30 रुपये का। ये बताइए जरा, हमारे हिसाब से 1 रुपये का नुकसान होता है, क्वेश्चन में 30 का नुकसान होता है। तो 1 बराबर 30 हो गया। तो अब पूछा गया कि कुल संतरों की संख्या कितनी है। जब भी संख्या ज्ञात करना हो तो बहुत अच्छी तरीके से मैं बताता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिए। इनका आपस में गुणा कर लो, कितना हो गया? 40 × 9 360। 360 की वैल्यू निकाल लो बस। 360 × 30 कितना हो जाएगा? 1080 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए यहाँ पे काम की चीज़ क्या है। यहाँ तक आप लोग नॉर्मली करते आए हो कि हमारे हिसाब से 1 रुपये का नुकसान हो गया। भारत सरकार ने सूचना जनहित में ये जारी कर रखी है प्रश्न में कि 1 का नहीं 30 रुपये का नुकसान है। तो 1 बराबर हमने 30 कर दिया। अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैसे पता करें। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस पता करने का या नंबर ऑफ आर्टिकल पता करने का जो सिस्टम है वो ये है कि 40 को 9 से गुणा कीजिए। दूसरे सिस्टम में 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। और 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 360 की वैल्यू, क्योंकि यही संख्या है, टोटल नंबर ऑफ यही है, संख्या कितनी हो जाएगी? 360 × 30 1080 इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा।